आज उस पर बहुत रूप आया था। कमसिन सी आकांक्षा दुल्हन बनी बैठी थी। उस वक्त अपने पास मौजूद सबके होश उड़ा रही थी। उसकी आंखों का सुनहरापन उसे सबसे अलग बनाता था। 19 साल की आकांक्षा की आज अपनी माँ की सहेली के बेटे हार्दिक से शादी थी। हार्दिक उसका बचपन का मंगेतर था और ये रिश्ता हार्दिक की माँ की तरफ से किया गया था। बचपन से ही सुनहरी आंखों वाली और दूध जैसी सफ़ेद रंगत वाली आकांक्षा नताशा जी को बहुत पसंद थी। उन्हें एक बेटी की कमी महसूस होती थी और नताशा जी आकांक्षा को जी भर के प्यार करके अपनी कमी को पूरा किया करती थीं। और फिर उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए 5 साल की नताशा को अपने 12 साल के हार्दिक के लिए मांग लिया था। आकांक्षा की माँ भी मना नहीं कर पाई थी। वैसे भी उन्हें अपनी सहेली बहुत प्यारी थी और उन्होंने खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। यूं बचपन की मंगनी आज अपने अंजाम को पहुंच रही थी। हार्दिक से वो उतनी फ्रेंडली ना थी, लेकिन अपनी नताशा आंटी के बेहद करीब थी और उनसे बेहद मोहब्बत करती थी। और नताशा आंटी की लाडली भी बहुत थी और आज भी उसे विदा करके अपने साथ लेकर जा रही थी। बारात के स्वागत के लिए सारे इंतजाम पूरे हो चुके थे। अब बस बारात का इंतजार था जो लंबा होता जा रहा था। नीरज साहब ने शहर के सबसे बड़े बैंक्वेट हॉल में आज का फंक्शन रखवाया था। आकांक्षा उनकी लाडली बेटी थी और बड़ी बेटी हर्षिता के घर छोड़कर जाने के बाद तो वो उनकी आंखों का तारा बन गई थी। उसकी आंख का एक आंसू भी उनके दिल पर जा गिरता था। आज उन्होंने अपनी आकांक्षा की शादी में हर तरह के अरमान पूरे किए थे। बाप की इतनी मोहब्बत देखकर आकांक्षा की आंखें बार बार भीग रही थीं। रघुवीर बेटा, क्या बात है, फिक्रमंद क्यों दिखाई दे रहे हो? सब खैर तो है ना? नीरज साहब बाहर किसी काम से आए थे कि रघुवीर को अपने पापा के पास खड़ा देखकर पूछ बैठे। दोनों के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। कुछ नहीं अंकल जी, बस आप अंदर चलिए। रघुवीर उन्हें वापस अंदर ले गया, जबकि नीरज साहब फिर से हार्दिक के नंबर पर कॉल करने लगे। रघुवीर को समझ नहीं आ रहा था वो कैसे नीरज जी को ये सच्चाई बताएं कि वो कितने अरमानों से बारात की स्वागत की तैयारी कर रहे थे और उन्हें क्या पता कि उनकी सारी खुशियों पर पानी फिरने वाला था। अभी थोड़ी देर पहले रघुवीर के नंबर पर उसी की कॉल आई थी और जो कुछ उसने कहा था उसे सुनकर रघुवीर का दिमाग सुन्न हो गया था। नीरज साहब को पता चला तो उनके पैरों तले से जमीन ही निकल जाएगी। वो अपनी कहकर कॉल काट चुका था। सागर साहब और रघुवीर इस नए मसले को डिस्कस कर रहे थे कि नीरज साहब फिर से बाहर आए थे। परेशान भी थे क्योंकि हार्दिक उनकी कॉल नहीं उठा रहा था। कोई मसला है तो यार मुझे बताओ। रघुवीर रघुवीर उनका सबसे करीबी दोस्त का बेटा, जो नीरज जी की बहुत इज्जत करता था, उन्हें अपने बाप की तरह सम्मान देता, उनके सुख दुख का साथी, उनका दोस्त और उनकी जान था। ये कहना गलत नहीं होगा कि नीरज जी ने बेटे की कमी रघुवीर से ही पूरी की थी। और फिर उनकी बड़ी बेटी हर्षिता की तरफ से जो भी रघुवीर के साथ हुआ था, उसके बाद भी रघुवीर का दिल नीरज जी की फैमिली की तरफ से बुरा नहीं हुआ था। वो अब भी नीरज जी की इज्जत करता और उन्हें दिल से प्यार करता था। कुछ भी नहीं अंकल जी, बस आप फिक्र मत करें, सब ठीक होगा। रघुवीर खुद परेशान था, लेकिन नीरज साहब को तसल्ली दे रहा था। इतने में उनके फ़ोन पर कॉल आने लगी। नंबर अनजान था। उन्होंने हेलो कहते हुए फ़ोन कान से लगाया। दूसरी तरफ से न जाने क्या कहा गया था कि नीरज जी गिरते गिरते बचे थे। दूसरी तरफ से शायद फ़ोन कट चुका था, क्योंकि नीरज जी हेलो हेलो कर रहे थे और उधर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। क्या हुआ अंकल जी, सब ठीक तो है ना? रघुवीर ने उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ती देखी तो सख्त फिक्रमंद हुआ था। वो बारात नहीं ला रहे। नीरज साहब की बात पर रघुवीर के पापा सागर साहब के चेहरे का भी रंग उड़ा था। नीरज जी भी अपनी जगह पर लड़खड़ाए थे कि पास खड़े रघुवीर ने उन्हें फौरन संभाला। अंकल आप ठीक हैं? नीरज साहब का हाथ अपने दिल की तरफ गया था। अंकल जी कुछ नहीं हुआ, प्लीज़ संभालिए खुद को। रघुवीर खुद भी घबरा गया था। नीरज हम हैं ना तुम्हारे साथ, खुद को संभालो यार, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है हर मोड़ पर। सागर साहब तो रो पड़े थे। उस वक्त वे हॉल के एक तरफ मौजूद जेंट्स साइड में थे। वहाँ लोगों की भीड़ कम थी। नीरज साहब को चेयर पर बिठाकर उन्हें पानी पिलाया। हुआ क्या, कुछ तो पता चले। मामा किशोर भी वहाँ पर आ पहुँचे थे। वे भी परेशान थे। हार्दिक किसी और लड़की को पसंद करता था, माँ से कह चुका था, लेकिन उसकी माँ ने उसकी नहीं सुनी। हार्दिक आज शहर छोड़कर चला गया और उसी का फ़ोन आया था और माफ़ी भी मांग रहा था। नीरज जी दुखी भरे लहजे में बोले, उसकी माफ़ी गई भाड़ में, हमारी बेटी का मजाक बना दिया, शर्म नहीं आई उन्हें ये सब करते हुए। किशोर मामा गुस्से से कांप उठे थे। ये समय शोर मचाने का नहीं है, समझदारी से काम लेने का है। नीरज जी
नीरज जी ने खुद को संभालते हुए सबको ठंडा रखने की कोशिश की। हद हो गई नीरज भाई, उन्हें हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? बहन बेटी की इज्जत कांच से भी ज़्यादा नाजुक होती है। दिल करता है गोली मार दूं उस नालायक को। शादी नहीं करनी थी तो पहले ही साफ मना कर देते। दूसरों की इज्जत का तमाशा बनाकर क्या सुकून मिला? किशोर मामा किसी भी हालत में चुप होने को तैयार नहीं थे। उन्हें बार बार हार्दिक की मां पर गुस्सा आ रहा था, जिन्होंने जानबूझकर सबको इस हालत में पहुंचा दिया था कि अब सब हैरान और परेशान थे। मेरी बच्ची, नीरज साहब ने दर्द से आंखें मींच लीं। आप चिंता मत करें, बस अपने आप को संभालें और भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। रघुबीर ने नीरज साहब को दिलासा देने की कोशिश की। उनकी उदास आंखें अचानक ही रघुबीर की ओर उठी थीं। नीरज जी की वीरान और उदास आंखों में उम्मीद की एक किरण चमकी थी। क्या तुम करोगे शादी मेरी आकांक्षा से? नीरज साहब की इस बात पर एक पल को वहां सन्नाटा छा गया। कुछ पल के लिए कोई कुछ बोल ही नहीं पाया था। रघुबीर ने पथराई हुई आंखों से नीरज साहब की ओर देखा। वो ये क्या कह रहे थे? आकांक्षा तो उससे 11 साल छोटी थी, वो कैसे उससे शादी कर सकता था? जबकि हर्षिता भी। बोलो रघुबीर, क्या करोगे तुम शादी मेरी आकांक्षा से? अपनाओगे उसे? नीरज साहब ने उसका हाथ थामते हुए कहा तो वो मुश्किल से अपने आप को काबू में रखते हुए उठकर खड़ा हुआ था। अंकल जी, आप पर तो मेरी जान भी कुर्बान है, 1 मिनट भी देर न करूं। लेकिन रघुबीर उलझन में पड़ गया था। लेकिन क्या? नीरज साहब अपनी जगह से उठकर खड़े हुए थे। आकांक्षा को मैंने कभी उस नज़र से नहीं देखा अंकल, और इसके अलावा सबसे बड़ी वजह हर्षिता है अंकल जी। आप जानते हैं ना कि मेरी शादी हर्षिता से हो चुकी है और वो मर गई है, वो हम सब के लिए। रघुबीर, तुम जानते हो 2 साल पहले वो घर छोड़कर चली गई थी और आज तक पता नहीं चला कि वो कहाँ है। फिर उसे भूल क्यों नहीं जाते तुम? नीरज साहब ने झुंझलाते हुए कहा था। उन्हें जितनी आकांक्षा अजीज थी, हर्षिता से उतनी ही नफरत थी। वो रघुबीर के नाम के साथ जुड़े होते हुए भी किसी और लड़के के साथ घर से भाग गई थी और आज तक वापस नहीं आई थी। आपकी बात सही है, लेकिन कानून इसकी इजाज़त नहीं देता, और इसके अलावा हमारे धर्म में भी एक वक्त में 2 बहनों से शादी नहीं हो सकती, और हर्षिता को मैंने अब तक तलाक नहीं दी है। रघुबीर ने उन्हें इस गंभीर मसले की ओर इशारा किया था। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। रघुबीर, हर्षिता मेरी सगी बेटी नहीं थी। अपनी सगी बेटी आकांक्षा की जिंदगी बर्बाद होने से बचाने के लिए बरसों पुराना राज उन्होंने आज खोल दिया था। क्या मतलब? रघुबीर समेत सब लोग हैरान थे। हर्षिता हमें कहीं से मिली थी। मैं और अनीता हनीमून के लिए दूसरे देश गए थे। वहाँ हर्षिता को कोई हमारे अपार्टमेंट के पास के बाग में छोड़कर चला गया था। हमने उसे वहाँ से उठा लिया। उसके माता पिता को बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। वो सिर्फ 1 दिन की थी, जिसे मैंने अपना नाम दिया था। नीरज जी की बात पर सागर जी के चेहरे पर एक मुस्कान आई थी। रघुबीर, ये रहस्य भी सुलझ गया, और तुम्हारे अंकल ठीक कह रहे हैं, तुम्हें भी अब आगे बढ़ना चाहिए। जब हर्षिता ने इस रिश्ते की लाज नहीं रखी और तुम्हें छोड़कर वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई, तो तुम्हें भी उसका इंतजार नहीं करना चाहिए। सागर जी ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखते हुए नरम लहजे में कहा। आपकी बात सही है पापा, लेकिन आप जानते हैं आकांक्षा मुझसे कितनी छोटी है? बहुत एज डिफरेंस है। बिल्कुल है, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है रघुबीर। बहुत छोटी नहीं है वो तुमसे, और कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि लड़की ज़्यादा छोटी हो तो शादी नहीं हो सकती। सागर जी भी दोस्त की बात से सहमत हो गए थे। आप समझ नहीं रहे, रघुबीर ने झुंझलाकर कहा था। बस फैसला हो गया है रघुबीर, आकांक्षा से तुम्हारा विवाह अभी और इसी वक्त होगा, वरना मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। सागर जी ने ठोस अंदाज में कहा तो वो होंठ भींचे उन्हें बेबसी से देखने लगा। कुछ ही देर में घर की महिलाओं तक भी ये बात पहुंच चुकी थी कि हार्दिक बारात लेकर नहीं आ रहा। आकांक्षा को तो यकीन ही नहीं आया था। उसकी जान से प्यारी आंटी उसके साथ ऐसा कुछ भी कर सकती थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आगे बढ़कर अपना मोबाइल उठाते हुए उसने अपनी नताशा आंटी को कॉल मिलाई थी। कॉल जा रही थी, लेकिन रिसीव नहीं हो रही थी। 1 बार 2 बार उसने कई बार कॉल लगाई थी, लेकिन हर बार कॉल जाती रही पर किसी ने भी रिसीव नहीं की। आकांक्षा की आंखों से आंसू बुरी तरह डूबने लगे। वो अब भी अविश्वास की हालत में मोबाइल थामे बैठी हुई थी कि उसी पल उसके पापा और सागर जी कमरे में दाखिल हुए थे। आकांक्षा ने खड़े होते हुए उनकी तरफ पथराई हुई निगाहों से देखा था। नीरज जी ने आकांक्षा के सिर पर प्यार भरा हाथ रखा था। बेटा, जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। हर चीज़ में भगवान की तरफ से भलाई समझो।
वो कभी भी इंसान को उसकी सहन शक्ति से ज़्यादा नहीं आजमाता। भगवान पर भरोसा रखो, उसने बहुत अच्छा सोच रखा होगा और वो यकीनन बेहतर लेकर बेहतरीन देता है। वो ये सब क्यों कह रहे थे? आकांक्षा हैरानी से उन्हें देखने लगी। बेटा, मैंने और तुम्हारे सागर अंकल ने एक फैसला लिया है। उम्मीद करता हूँ तुम मुझे इनकार नहीं करोगी। कैसा फैसला पापा? क्या से पहले कभी इनकार किया है? आकांक्षा ने फौरन खुद को संभाल लिया था। बेटा, कुछ ही देर में तुम्हारा विवाह रघुबीर से होगा। उम्मीद करते हैं तुम अपने पापा का सर नहीं झुकने दोगी। क्या? लेकिन पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? रघुबीर जीजू, लेकिन वो तो दीदी के। बेटा, अपने दिमाग से उस लड़की को निकाल दो। अब हमारा उससे कोई भी संबंध नहीं है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई थी। किशोर मामू अंदर दाखिल हुए। चलिए भाई, पंडित जी बुला रहे हैं, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। आकांक्षा अपने पापा को मना करना चाहती थी, लेकिन वहां सबकी मौजूदगी में उसके हाथ पांव बंध गए। वो चाह कर भी अब मना नहीं कर पा रही थी। उसने अपने पापा की ओर एक नज़र डाली, जिनकी निगाहें उसी पर टिकी हुई थीं। आकांक्षा को लगा जैसे उसके साथ जबरदस्ती की जा रही थी। दिल पर पत्थर रखकर उसने खुद को शादी के लिए राजी किया था। बेजान वजूद के साथ वो मंडप में जाकर बैठ चुकी थी, जहां पंडित जी शादी के मंत्र दोहरा रहे थे। जैसे जैसे पंडित जी कहते जा रहे थे वो करती गई। उसने एक नज़र उठाकर भी रघु की ओर नहीं देखा था। कुछ ही देर में शादी संपन्न हुई थी। नीरज साहब ने अपनी बेटी को सीने से लगाया। बेटा, आज मुझे तुम पर गर्व है। मेरी बेटी मेरा मान है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। वो उसे दिल से आशीर्वाद देते हुए बाहर चले गए। आकांक्षा ने चेहरा छुपाकर रोना शुरू कर दिया। क्यों क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? मेरे नसीब में वही शख्स क्यों आया जो अधूरा है? क्या उसकी ज़िंदगी में ऐसा हमसफ़र नहीं आ सकता था जो पूरा का पूरा आकांक्षा का होता, तन और मन दोनों से? हाँ, वो शख्स अधूरा था। उसकी पत्नी आकांक्षा की बहन थी जो उसे छोड़कर चली गई थी, और वो शख्स जो उससे बेहद मोहब्बत किया करता था, जिसकी वो खुद भी गवा रही थी। अब उसी शख्स को अपने पति के रूप में कैसे स्वीकार करती? उसकी हिचकियां बन गईं। लेकिन अब शादी हो चुकी थी। बधाई और शुभकामना की आवाज़ें उठीं तो आकांक्षा का दिल बुरी तरह धड़क उठा। वो अपनी तमाम जिम्मेदारी और हक उस शख्स के नाम करवा चुकी थी जिसे उसने हमेशा भाई जैसा समझा था। लेकिन वक्त ने क्या खेल खेला था। कुछ देर बाद उसे बाहर ले जाकर रघुबीर के साथ बिठाया गया। उसके चेहरे पर जालीदार घूंघट डाल दिया गया था। सबको पता चल चुका था कि आकांक्षा की बारात नहीं आई और अब वो अपनी बहन के पति रघुबीर के साथ विदा हो रही थी। इन लोगों को क्या फर्क पड़ना था? वो शादी में आए थे, खाना खाकर दो चार बातें करके अपने अपने घर की राह पकड़ लेते। पापा, विदाई के वक्त आकांक्षा अपने पापा के सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने अपने आंसू बर्दाश्त करते हुए आकांक्षा के सर पर हाथ रखा था, उसे आशीर्वाद दिया और रघुबीर के संग विदा कर दिया। भगवान के इस अचानक फैसले पर वो दंग रह गए थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि रघुबीर उनका दामाद बनेगा, वो भी दूसरी बार। वो गहरी सांस भरकर रह गए थे। रघुबीर के बिस्तर पर बैठी वो अपने दिल को बहुत ज़्यादा बेचैन पा रही थी। उसके अंदर रघुबीर के लिए अब तक कोई भी जज्बा नहीं जागा था, सिर्फ एक बेजारी सी थी, बेचैनी सी थी। काफ़ी देर गुजर गई थी और रघुबीर अंदर नहीं आया था। वो बेड के किराउन से टिकते हुए कमर सीधी करने लगी, आंखें नीचे अपनी नताशा आंटी के बारे में सोचने लगी। न जाने कहाँ होंगी वो, मुझसे तो बात भी नहीं कर रही। आकांक्षा की आंखें फिर से आंसुओं से भरने लगी थीं। आंटी जी, मैं कैसे रहूंगी आपके बिना? मैं तो खुश थी इतना कि आपके साथ पूरी जिंदगी रहूंगी। लेकिन वो सिसक उठी थी। उसी पल रघुबीर गुस्से से दरवाजा खोलते हुए अंदर दाखिल हुआ था। उसका चेहरा बेहद सपाट था। उसने एक भी नज़र आकांक्षा पर नहीं डाली थी। वो सीधे अंदर आता अपने कबर्ड की ओर बढ़ गया था। अपना ड्रेस निकालता वो जोर से कबर्ड को बंद करता बाथरूम में घुस गया। उफ, ये इतना नाराज क्यों है? नाराज ना हो तो क्या हो, जैसे मेरे साथ जबरदस्ती हुई वैसे ही उनके साथ भी हुई होगी। आकांक्षा ने अफसोस से सिर ना में हिलाया। ठंडे पानी से शावर लेकर वो बाहर निकला तो बहुत निखरा निखरा सा लग रहा था। घने काले खूबसूरत बाल माथे पर बिखर रहे थे जो उसे और भी खूबसूरत बना रहे थे। आकांक्षा ने चोरी से एक नज़र उस पर डाली थी। वो 30 साल का एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान था। उसका व्यक्तित्व बेहद रौबदार था। गेहुआ रंग, तीखे नए नक्श, चेहरे पर हल्की शेव और माथे पर हमेशा 2 बल पड़े रहते थे। अपने ऊपर नज़रों की तपिश महसूस करते हुए रघुबीर ने आईने में बिस्तर पर बैठी आकांक्षा को देखा, जो उसकी नज़रें पड़ते ही घबराकर अपनी नज़रें झुका गई थी। रघुबीर सिर झटकता बिस्तर की ओर बढ़ा। उसका लहंगा एक तरफ फैलाया गया था जो कि बिस्तर पर रखा हुआ था।
वो इसे किनारे करता हुआ बिस्तर पर आधा लेट गया और अपनी आंखें बंद करके माथे पर बाजू रख लिया। आकांक्षा तो उसके अंदाज और रवैये को देखती रह गई। अचानक उसे अपनी बेइज्जती का एहसास हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि रघुवीर उसे इस कदर बेइज्जत करेगा। उसे इग्नोर करके, जब इन्हें मेरी परवाह नहीं तो मुझे भी इनकी परवाह नहीं। मैं कौन सा अपनी मर्जी से उनकी ज़िंदगी में शामिल हुई हूँ। बड़बड़ाती हुई वो गुस्से से अपना लहंगा समेटती हुई बिस्तर से नीचे उतरी। सारे जेवर उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर फेंकने वाले अंदाज में रखे। अपने सिर से भारी दुपट्टा उतार कर एक तरफ कुर्सी पर रखते हुए वो शीशे में अपने नाजुक और मोम जैसे वजूद को देखने लगी। बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। दूल्हा भाई की तो खैर नहीं, आज तो चारों खाने चित्त होंगे। इतनी खूबसूरत और कम उम्र बीवी मिली है दूल्हे को, उसके तो वारे न्यारे हो जाएंगे। अलग अलग जुमले उसके कानों में गूंजने लगे थे तो वो सिर झटकती हुई अपना लहंगा संभाल कर कबर्ड की ओर बढ़ी, लेकिन वहाँ तो उसका कोई भी सूट नहीं था। कुछ सोचते हुए वो पलटी। उसका सारा सामान तो आज सुबह ही नताशा आंटी के घर पहुँचा दिया गया था। फिर यहाँ वो सिर पकड़कर वहीं एक सोफे पर बैठ गई। उसकी मम्मी और रघुवीर की मम्मी दोनों ही इस दुनिया में नहीं थी, वरना वो रघुवीर की मम्मी से कोई सूट ले लेती, लेकिन इतने भारी लहंगे में उसे नींद आनी मुश्किल थी। अब अगर अपना कमरा होता तो वो आराम से सब बदल लेती। अब यहाँ किसे कहे। वो शख्स जिसने अंदर आते ही उससे बात तक नहीं की थी और अब आंखें बंद किए बेपरवाह अंदाज में लेटा हुआ था, जैसे वो कमरे में अकेला था। उसे कुछ भी कहना आकांक्षा को अपनी तौहीन लग रहा था। काफ़ी वक्त गुजर गया, कब तक बैठी रहती। रघुवीर तो शायद सो चुका था, ऐसा आकांक्षा को महसूस हो रहा था। एक काम करती हूँ, इन्हीं का कोई ड्रेस पहन लेती हूँ। सुबह पापा से कहूँगी कि सारा सामान भिजवा दें। वो कुछ सोचते हुए फिर से कबर्ड की ओर बढ़ी और वहाँ से बहुत सोच समझकर एक ट्राउज़र और एक जिप वाली टी शर्ट निकालकर बाथरूम का रुख किया था। फ्रेश होकर बाहर आई तो ट्राउज़र को उसने ऊपर तक फोल्ड कर रखा था, लेकिन टी शर्ट बेहद ढीली थी और जिप भी काफ़ी नीचे तक खुली थी। वी गले की शेप में उसकी टी शर्ट उसके हसीन नाजुक वजूद को उभार रही थी। उसने शर्ट को खींचकर दुरुस्त किया, एक नज़र सोए हुए रघुवीर पर डाली और उसके पास जाकर बिस्तर के एक तरफ लेटते हुए डरते डरते उसे देखा, जबकि रघुवीर की पोजीशन में जरा भी बदलाव नहीं आया था। आकांक्षा ने दूसरी ओर करवट लेते हुए अपनी आंखें मूंद लीं। अभी उसे आंखें बंद किए 2 ही मिनट हुए थे कि कमरे में अचानक अंधेरा छा गया और आकांक्षा का दिल जोर से धड़क उठा। उसे अंधेरे से डर लगता था और सभी को पता था कि वो अंधेरे से घबराती है। बेकाबू होकर वो रघुवीर की ओर करवट लेकर उसका बाजू जोर से पकड़ गई। रघुवीर जो मुश्किल से आंखें बंद किए सोने की कोशिश कर रहा था, अचानक अपने बाजू पर दबाव महसूस करते चौंका और आंखें खोलकर आकांक्षा की ओर देखने लगा, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ समझ नहीं आया। लाइट चली गई थी शायद और यूपीएस खराब था। रघुवीर शादी की तैयारियों में इतना व्यस्त रहा कि उसे यूपीएस ठीक करवाने का ख्याल ही नहीं आया। रघुवीर उठने ही वाला था कि आकांक्षा ने उसे अपनी ओर खींच लिया। वो घबराकर उसके ऊपर गिर पड़ा। ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मेरा हाथ। वो गुस्से से भड़क उठा। आकांक्षा की आंखें आंसुओं से भर गईं और वो तुरंत रघु का हाथ छोड़कर अपने मुंह पर हाथ रखती अपने आंसुओं को निगलने लगी। इडियट, रघु गुस्से से उठते हुए उसे डांट गया। दरवाजे तक पहुंचा ही था कि आकांक्षा के ऊंचे ऊंचे रोने की आवाज़ पर वो घबराकर उसकी ओर आया था। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? वो गुस्सा दबाते हुए झुंझलाया था। आकांक्षा को उसके पास आने का एहसास हुआ तो वो तुरंत उसके सीने से लग गई थी। रघुवीर तो जैसे सांस लेना ही भूल गया था। उसकी नाजुकी वो अपने सीने पर आराम से महसूस कर सकता था। वो पूरी तरह से स्तब्ध हो गया था। पहली बार कोई लड़की उसके इतना करीब आई थी और वो तो हैरान रह गया था। हर्षिता उसकी पत्नी रह चुकी थी, वो उसे पसंद भी करता था, लेकिन आज तक रघुवीर ने कभी उसका हाथ तक नहीं थामा था। गले लगाना तो बहुत दूर की बात थी। और वजह थी, हर्षिता और रघुवीर की सिर्फ शादी हुई थी, विदाई नहीं हुई थी। शादी बड़ी ही जल्दबाजी में हुई थी क्योंकि नीरज जी को हार्ट अटैक हुआ था और वो अपनी ज़िंदगी से मायूस हो गए थे। ऐसे में उन्हें अपनी दोनों बेटियों की फिक्र हुई थी। भले हर्षिता उनकी अपनी सगी बेटी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हर्षिता को अपनी सगी बेटियों की तरह ही पाला था। और हर्षिता बड़ी थी तो जिम्मेदारी भी उसी की थी और सबसे पहले उसी की जिम्मेदारी निभानी थी। ऐसे में उन्हें रघुवीर ही नजर आया था और उन्होंने तुरंत सागर जी से बात कर ली। रघुवीर तो दिलो जान से राजी था क्योंकि वो हर्षिता को पहले दिन से ही पसंद करता था, लेकिन फिलहाल उस समय शादी करके हर्षिता को अपने घर लाकर उसके खर्चे उठाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि जो कुछ था उसके पापा का था और वो नहीं चाहता था कि उसकी बीवी के खर्चे उसके पापा उठाएं।
वो खुद अपने कदमों पर खड़ा होना चाहता था। और जब यही बात उसने नीरज जी और सागर जी के सामने रखी तो बहुत सोच समझने के बाद ये तय पाया गया कि अभी फ़िलहाल शादी कर देते हैं। विदाई तब होगी जब तुम अपने कदमों पर खड़े हो जाओगे। और रघुबीर मान गया था, उसे और क्या चाहिए था। यूँ दोनों की शादी हो गई थी। एक जायज़ रिश्ते में जुड़े होने के बावजूद भी कभी रघुबीर ने हर्षिता के करीब होने की कोशिश नहीं की थी। उसने अपने सारे जज्बात एक ख़ास समय के लिए बचा कर रखे थे। लेकिन यहाँ तो अब मामला ही उलट गया था। आकांक्षा बेधड़क बिना किसी झिझक के उसके साथ लगी कांप रही थी। रघुबीर ने गला तर करते हुए धीरे से उसे पीछे हटाना चाहा तो वो और भी जोर से उसे चिपक गई। रघुबीर दिल की धड़कनों को संभालता अपनी आंखें मजबूती से बंद कर गया था। वो जितना उसे दूर होने की कोशिश कर रहा था वो उतना ही नज़दीक आती जा रही थी और रघुबीर के लिए उतनी ही मुश्किलें खड़ी कर रही थी। आकांक्षा प्लीज दूर रहो। रघुबीर को अपनी ही आवाज़ शायद सुनाई नहीं दे रही थी। कम उम्र, खूबसूरत और सिर्फ पहली रात की दुल्हन के सौंदर्य के सामने रघुबीर जैसा मजबूत इरादों वाला इंसान भी अपने जज्बातों पर काबू खो रहा था। उसके शरीर की नरमी को वो अपने दिल की धड़कनों में गूंथा महसूस कर रहा था, जो उसे और उसकी ओर खींच रही थी। मुझे अंधेरे से डर लगता है। जब भी कमरे में अंधेरा होता है मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे घूर रहा है। मुझे बहुत डर लगता है। वो उसके सीने में मुंह छुपाकर बुदबुदाई थी। अच्छा प्लीज़ दूर होकर बात करो, मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जा रहा। रघुबीर ने इस बार खुद पर काबू पाते हुए उसे थोड़ा सा पीछे हटाया। वो कांपती हुई थोड़ा पीछे हुई लेकिन रघुबीर का बाजू नहीं छोड़ा। आकांक्षा मैं यहीं हूँ, छोड़ो भी। रघुबीर ने इस बार झल्लाते हुए कहा तो आकांक्षा ने हाथ पीछे हटा लिया। रघुबीर ने मोबाइल उठाकर उसकी टॉर्च ऑन की तो आकांक्षा की रुकी हुई सांस बहाल हुई। लाइट क्यों चली गई अचानक? आकांक्षा ने होश में आते हुए कहा। लाइट चली गई है तो चली गई, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? रघु ने माथे पर बल डालते हुए कहा। कुछ देर पहले की कोमलता कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। आपके घर तो यूपीएस है ना? आकांक्षा ने धीरे से पूछा। हाँ है, लेकिन ख़राब है। मोबाइल पर कोई नंबर डायल करते हुए बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया। वो किसी को कॉल कर रहा था कि यूपीएस ठीक करवा दे। बात करते करते वो पलटा और आकांक्षा की ओर मुड़ा ही था कि उसी समय लाइट आ गई। उसके बाकी के शब्द मुंह में रह गए थे। सामने खड़ी लड़की इस वक्त उसके लिए कड़ा इम्तिहान बन चुकी थी। उसे अपनी शर्ट और ट्राउजर में देखकर रघुबीर के बच्चे खुशी होश भी उड़ गए थे। उसे अपने दिल की धड़कनों में पहली बार तेज गर्मी सी महसूस हो रही थी। वो अपने हुलिये से बेपरवाह अपने आंसू पोंछ रही थी। शायद वो भूल गई थी कि वो किस हालत में रघुबीर के सामने खड़ी थी। और कोई ड्रेस नहीं मिला पहनने को। रघुबीर ने खुद पर काबू पाते हुए अपनी नजरें फैलीं। रघुबीर की बात पर आकांक्षा की सांस थमी। झट से खुद को देखा तो अपने सीने पर क्रॉस बनाते हाथ बांध लिए। ऊपर से शर्ट की जिप खुली हुई थी जो आकांक्षा की खूबसूरती को साफ दिखा रही थी। उसे अचानक शर्म का एहसास हुआ और वो मुंह फेरते हुए अपनी शर्ट की जिप ऊपर की ओर सरकाने लगी। उसकी आंखों में फिर से आंसू भरने लगे थे। रात बहुत हो गई है, तुम सो जाओ वहाँ बिस्तर पर। रघुबीर की बात पर आकांक्षा ने पलटकर रघु की ओर देखा था। आप कहाँ जा रहे हैं? वो घबराकर फिर से उसकी ओर देखने लगी। उसे डर लग रहा था कि कहीं वो कमरे से बाहर न चला जाए और अगर दोबारा लाइट चली गई तो अकेले कमरे में तो उसकी जान ही निकल जाएगी। यहीं हूँ, कौच पर सो जाऊंगा। रघुबीर गहरी सांस लेते हुए उसका डर समझते हुए कौच पर लेट गया था। आप वहाँ कैसे सोएंगे? ये तो आपका कमरा है, आप बिस्तर पर आकर लेट जाएं। इतना बड़ा तो बेड है आपका, हम आराम से दोनों सो सकते हैं। उसकी बात पर रघुबीर ने उसे अचरज से देखा था। वो मासूम थी या फिर मासूम बनने का अभिनय कर रही थी। रघुबीर ये बात समझ न सका। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। वो सहजता से इनकार कर गया। आपको वहाँ नींद आ जाएगी? आकांक्षा को उसकी न जाने क्यों फिक्र हो रही थी, पता नहीं। आंखें मीचे वो कुछ देर पहले के लम्हों को सोचने लगा जब बेकाबू होती आकांक्षा उसके सीने से लग गई थी। वो अब तक उसका स्पर्श अपनी धड़कनों में महसूस कर रहा था। बिस्तर पर सोने के आदी हैं आप प्लीज़ इधर आ जाएं बिस्तर पर। अगर मेरे यहाँ होने से समस्या है तो मैं कौच पर चली जाती हूँ, आकांक्षा ने समझौते भरे अंदाज में कहा। तो रघुबीर ने उसे घूरा। तुम चुप करके सो नहीं सकती? अब आवाज़ ना आए तुम्हारी, वरना मैं साथ वाले कमरे में चला जाऊंगा। रघुबीर की धमकी असरदार साबित हुई। अब दोबारा वो नहीं बोली थी। काफ़ी वक्त बीत गया था। वो जागती रही। उसकी खातिर रघुबीर ने लाइट भी बंद नहीं की थी, जबकि रोशनी में उसे नींद नहीं आती थी।
फिर भी वो आकांक्षा के लिए समझौता कर गया था। क्यों, समझ नहीं पाया। ऐसा नहीं हो सकता। रघुबीर सिर्फ मेरा है, कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता। वो मेरा है, पूरी तरह से मेरा। मैं उसे किसी और का होने नहीं दूंगी। मेरा पति है वो, मैं उसके विवाह में हूँ। विदाई नहीं हुई तो क्या हुआ, लेकिन हूँ तो उसकी पत्नी। वो कैसे कैसे मेरी ही बहन से शादी कर गया। वो जानता है कि दो बहनों से एक ही समय में शादी नहीं हो सकती। फिर कैसे कर ली उसने शादी। हर्षिता चिल्ला रही थी। जब से उसे पता चला था कि रघुबीर ने आकांक्षा से शादी कर ली है, उसके भीतर की जलन से भरी औरत जाग गई थी। वो जो 2 साल पहले घर छोड़कर भाग गई थी, तो उसकी वजह वो विनय था, जिसने उसे एक रात के लिए इस्तेमाल करके फेंक दिया था। वो वापस नहीं जा सकी, और वजह उसका नाजायज बच्चा था, जिसे उसने इस दुनिया में लाया था। वो 2 साल से मीनाबाई के आसरे पर रह रही थी, और जहाँ वो उनके लिए किलम में रूप बदलकर नाचती थी और उनके लिए पैसे कमाने वाली मशीन बन गई थी। हर्षिता को बच्चे का बहुत देर से पता चला था। उसने गर्भपात करवाने की कोशिश की थी, लेकिन डॉक्टरों ने मना कर दिया। माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा था। मजबूरन बात डिलीवरी तक पहुँच गई थी। बच्ची कमज़ोर थी। डिलीवरी के बाद उसे निगरानी के लिए इनक्यूबेटर में रखा गया था। उसे उस बच्ची से नफरत थी, क्योंकि वो नाजायज़ थी, पर अपने अंदर से ममता को नोच कर फेंक न सकी। उस बच्ची की खातिर सब कुछ भुलाकर उसकी देखभाल करने लगी। उसका फिगर वापस से फिर अपनी शेप में आ गया तो वो किला में 1-2 बार नाच भी चुकी थी, पर इस पूरे अरसे में एक पल के लिए भी रघुबीर से अपनी नज़रें नहीं हटाई थीं। उस पर 24 घंटे नज़र रखवाई हुई थी उसने। अभी अभी उसके मुखबिर ने उसे कॉल पर रघुबीर की शादी की सूचना दी थी, और वो आपे से बाहर हो गई थी। उसे तो कल तक यही पता था कि आकांक्षा की शादी हार्दिक से हो रही थी, लेकिन सुबह होते ही सब कुछ अचानक कैसे बदल गया। वो सिर्फ मेरा है। हर्षिता ऊंची आवाज में चिल्लाई कि उसकी 1 साल की नन्ही बच्ची सोते से जाग गई। उस वक्त हर्षिता को उसकी आवाज़, उसका रोना बहुत गुस्सा दिला गया था। सुनीता, सुनीता, वो ऊंची आवाज में चिल्लाई। जी बीबी जी, इस मनहूस को यहाँ से लेकर जाओ, मुझे इसके रोने से गुस्सा आ रहा है, हर्षिता ने सख्त लहजे में कहा। तो सुनीता ने तुरंत नन्ही गुड़िया को अपनी गोद में भरा और कमरे से बाहर ले गई। रघुबीर सिंह, तुम सिर्फ हर्षिता के हो, तुम्हें बेवफाई करने का हक मैं कभी नहीं दूंगी। वो पक्का इरादा लिए कबर्ड की ओर बढ़ी थी। अब उसने पूरी प्लानिंग के साथ वापस जाने की ठान ली थी, लेकिन वो अपनी बेटी को यहीं छोड़कर जाने वाली थी, बल्कि उसके अस्तित्व को ही छुपाकर रखना चाहती थी, क्योंकि उसकी बच्ची उसके लिए कमज़ोर कड़ी साबित हो सकती थी, और वो अपने साथ कोई भी कमज़ोर कड़ी लेकर नहीं जाना चाहती थी। मीना को उसने अपनी बेटी सौंप दी थी। उसी ने उसकी परवरिश की जिम्मेदारी उठा ली, और आने वाले कल में वो उस बच्ची से दुगना वसूल करने का इरादा भी रखती थी। पर हर्षिता को अब इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। वो ममता जो 1 साल पहले जागी थी, अब कहीं गुम हो गई थी। उसे अब अपने असली रूप में लौटना था, जो कि रघुबीर सिंह की बाहें और उसका कमरा था, जिस पर हर्षिता को आज भी लगता था सिर्फ उसका हक है। सुबह वो आँख खुली तो आकांक्षा को एक पर्ची मिली थी, जिस पर रघुबीर ने उसके लिए एक पैगाम छोड़ा था। तुम्हारे सारे कपड़े कबर्ड में रखे हैं, कोई भी ड्रेस पहन लेना। पापा सुबह 7 बजे नाश्ता कर लेते हैं, तुम उन्हें ज्वाइन कर लेना। मैं नहीं होऊंगा, कुछ काम से जा रहा हूँ। ये पढ़कर आकांक्षा ने सुकून से अंगड़ाई ली थी, जैसे बरसों बाद सुकून की नींद ली हो। फिर लंबी सांस छोड़ती वो कबर्ड की ओर बढ़ी। रघुबीर के कपड़ों के साथ ही दूसरी तरफ उसके लिए बहुत ही खूबसूरत ढेर सारे ड्रेस रखे थे। ये सब मेरे तो नहीं, मैंने तो नहीं खरीदे, ये कहाँ से आए? शायद इन्होंने ऑनलाइन मंगवाए होंगे। खुद ही अंदाजा लगाते हुए उसने एक हल्का काम वाला सूट निकाला और बाथरूम की ओर बढ़ गई। फ्रेश होकर बाहर आई तो सागर साहब नाश्ते की टेबल पर उसका इंतजार कर रहे थे। गुड मॉर्निंग अंकल जी, वो बहुत प्यार से कहते हुए उनके पास एक कुर्सी पर बैठ गई। आकांक्षा बेटा, मैंने रमजू से कहकर नाश्ता बनवाया है, अगर अच्छा ना लगे तो कल अपनी पसंद का बनवा लेना। सागर साहब ने उसके गुड मॉर्निंग का जवाब देते हुए मोहब्बत से कहा। अरे नहीं अंकल जी, मुझे बता देते, मैं बना देती, वो शर्मिंदगी से बोली। अरे बेटा, तुम नई नवेली दुल्हन हो और अच्छा लगता है क्या तुमसे काम करवाते? वो ब्रेड पर जैम लगाते हुए चाय का मग उठाकर होठों से लगा चुके थे। हल्की फुल्की बातों के दौरान आकांक्षा कुछ पल के लिए भूल ही गई थी कि उसे इस वक्त नताशा आंटी के घर होना चाहिए था। वो अपने अंकल जी के साथ भी बहुत खुश थी। आकांक्षा बच्चे, मुझे खुशी है कि तुमने हालात के साथ समझौता कर लिया। कुछ वक्त लगेगा, लेकिन मुझे यकीन है रघुबीर और तुम्हारा रिश्ता बहुत अच्छे से मजबूत रहेगा। तुम दोनों हमेशा साथ में खुश रहोगे।
वो उसके सर पर प्यार भरा हाथ फेरते हुए मुस्कुराए थे, जबकि आकांक्षा मुस्कुरा भी न सकी। रात को बड़े से बैंक्वेट हॉल में रिसेप्शन की पार्टी रखी गई थी। आकांक्षा सफ़ेद लहंगे में बहुत खूबसूरत लग रही थी, जैसे आसमान से उतरी कोई परी हो, जबकि रघुवीर ब्लैक थ्री पीस में आज अपनी पूरी रॉ में नजर आ रहा था। सबने उनकी जोड़ी की खूब तारीफ की थी। अपने पापा से मिलकर वो बहुत खुश हुई थी और नीरज साहब ने बहुत बड़ा केक मंगवाकर उन्हीं से केक कट करवाया था। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा था। केक कटते ही हर तरफ शोर मच गया था। केक काटते हुए उस कपल ने एक दूसरे को खिलाया। उसी पल उनकी नज़रों का टकराव हुआ था कि रघुवीर को रात के बीते लम्हे फिर से याद आने लगे। वो 19 साल की लड़की उसके होशो हवास पर छा गई थी। तभी किसी के वहां आने से सब लोग चौंक उठे थे। वो कोई और नहीं, हर्षिता थी। उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी, जबकि चेहरे पर मासूमियत और मजलूमियत साफ झलक रही थी। उसके साथ एक औरत भी थी। आप में से रघुवीर कौन है? उस औरत ने पूछा, जिसने हर्षिता का हाथ थाम रखा था। उसकी आवाज़ पर पूरे हॉल में सन्नाटा सा छा गया। रघुवीर होंठ भींचे हुए हर्षिता को देखता हुआ स्टेज से नीचे उतरने लगा। उस पल आकांक्षा का दिल धक से रह गया। जी, मैं हूँ रघुवीर, बोलिए। रघुवीर के ठहरे हुए लहजे पर हर्षिता ने उसे ध्यान से देखते हुए अपनी आंखों में आंसू भर लाए। मिस्टर रघुवीर, ये शायद आपकी पत्नी है। ये हमें 2 साल पहले मिली थी। हमारी गाड़ी से इनका एक्सीडेंट हो गया था। इनका बहुत इलाज करवाया। इन्हें आराम तो मिल गया था, लेकिन इनकी याददाश्त चली गई थी और आज 2 साल बाद इनके सिर पर फिर से चोट लगी और इनकी याददाश्त लौट आई है। इन्होंने मुझे आपके घर का पता दिया। मैं इन्हें आपके घर लेकर गई थी, पर वहाँ से मुझे शादी हॉल का पता मिला तो सोचा आपकी अमानत आपको लौटा दूँ। वो लड़की जैसे रटा रटाया सबक सुना रही थी। पूरे हॉल में मौजूद लोगों ने उसकी बात पूरे होने तक ध्यान से सुनी थी। रघुवीर की गंभीर चुप्पी पर सबकी नज़रें टिकी थीं। सब जानना चाहते थे कि अब आगे क्या होगा। कौन हर्षिता? मैं किसी हर्षिता को नहीं जानता, प्लीज़ जाए यहाँ से। वो सपाट अंदाज में बोलता हर्षिता को अंदर ही अंदर जलते तवे पर बिठा चुका था। रघुवीर, उसने वापस स्टेज की ओर कदम बढ़ाए थे कि हर्षिता ने तड़प कर उसे पुकारा। वो ठिठका था, लेकिन मुड़ा नहीं। क्या मुझसे खफा हो, नाराज हो? मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ ना, तुम्हारे विवाह में। पापा। अचानक उसकी नज़र नीरज साहब पर जा ठहरी और वो भागती हुई उनके सीने से लग गई। पापा, मुझे माफ़ कर दें। मैं अपने घमंड और जिद में घर छोड़कर चली गई थी, लेकिन भगवान ने मुझे सख्त सजा दी। मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरी याददाश्त ही चली गई और मैं इतना वक्त आप लोगों से दूर रही। वो बिलख बिलख कर रो पड़ी। नीरज साहब के पास उसे दिलासा देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। अब पूरा घर इस समय पूरी खामोशी में डूबा हुआ था। हर्षिता की अचानक वापसी पर सब खामोश थे। रघुवीर छाती पर हाथ बांधे दीवार के सहारे खड़ा था, जैसे सारे मामले से उसका कोई भी लेना देना ना हो। नीरज साहब भी इस समय अपने दोस्त के घर पर ही थे। कोई ना कोई फैसला तो लेना ही था, ताकि सबकी ज़िंदगी में सुकून आ सके। हर्षिता ने गलत वक्त पर एंट्री ली थी। उसका आना किसी को भी अच्छा नहीं लगा था। वो सच कह रही थी या झूठ, कोई नहीं जानता था। सब लोग शक के घेरे में घिरे हुए थे, क्योंकि जब हर्षिता घर से गई थी तो एक लेटर छोड़कर गई थी, जिसमें उसने साफ लिखा था कि वो रघुवीर के साथ अपनी ज़िंदगी शुरू नहीं कर सकती। उसे अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। किसी और से प्यार करती है और वो ये घर छोड़कर जा रही है। और अब अचानक उसका आना और अपने एक्सीडेंट और याददाश्त के जानने की कहानी सुनाना। सब लोग अजीब दोराहे पर खड़े थे, लेकिन असली फैसला तो रघुवीर को ही लेना था, जो पूरी तरह चुप था। रघुवीर, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? इस तरह चुप क्यों हो? सागर साहब ने बेटे को चुप देखकर उसे बोलने पर उकसाया। पापा, फैसला तो 2 साल पहले ही हो चुका था। अब कोई फैसला नहीं होगा। वो दीवार का सहारा छोड़कर सीधा खड़ा हो गया। ऊपर रेलिंग पर अपने हाथों की मुट्ठियां जमाए खड़ी आकांक्षा खुद पर जोर डालकर नीचे का मंजर देख रही थी। हम कुछ समझे नहीं। सागर साहब की बात पर रघुवीर ने अपने पिता को गहरी और घायल नज़रों से देखा। मेरे लिए ये लड़की अब अस्तित्व में है ही नहीं। अब जो भी फैसला करना चाहें करें, आई डोंट केयर। वो सर झटकता हुआ सीढ़ियों की ओर बढ़ा था। रुक जाओ रघुवीर। हर्षिता की पुकार पर उसके कदम रुके थे। तुम मुझे यूँ छोड़कर नहीं जा सकते, जबकि ये भी जानते हो कि मैं कितने बड़े हादसे का शिकार हुई। फिर भी तुम मेरे लिए इतने सख्त लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? हर्षिता ने उसका बाजू थामा, जिसे रघुवीर ने उसी पल जोर से झटक दिया और सख्त अंदाज में पलटा। दूर रहकर बात करो, खबरदार जो मुझे छुआ भी तो। वो इतने सख्त लहजे में गुर्राया कि हर्षिता सहमकर 2 कदम पीछे हट गई। ऊपर खड़ी आकांक्षा को देखते हुए उसके भीतर एक आग दहक उठी थी। तुम्हें अब मैं बुरी ही लगूंगी रघुवीर।
क्योंकि तुमने एक नए जवान हुस्न का स्वाद चख लिया है। अब तुम्हें मुझ में क्या कर्षक नजर आएगा? अब तो तुम्हें सामने खड़ी वो लड़की ही अपने साथ। अपनी घटिया बकवास बंद करो तुम। रघुबीर फिर से गुस्से में दहाड़ा। दोबारा मेरे मुंह मत लगना तुम। उंगली उठाते हुए चेतावनी दी। तुम मेरी जगह मेरी बहन को कैसे दे सकते हो रघुबीर, जबकि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम आकांक्षा से शादी कैसे कर सकते हो? ये शादी जायज नहीं, गैर कानूनी है। तुम्हें आकांक्षा को छोड़ना होगा, वरना मैं पुलिस में जाऊंगी और तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगी। हर्षिता अपने ही कह जा रही थी। ओ अच्छा, तो एक ही समय में 2 शादियां नहीं हो सकती? तो तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? 2 साल से तुम गायब थी, बिना किसी को कुछ भी बताए, बिना कहे तुम गायब हो गई थी। 2 साल तक इंतजार किया तुम्हारी जगह किसी को नहीं दी। लेकिन अब जब हालात के चलते वो लड़की मेरे नाम के साथ जुड़ चुकी है, तो मैं उसके साथ नाइंसाफी नहीं करूंगा, समझी तुम? और किस शादी की बात कर रही हो तुम? शादी तो खत्म हो चुकी है, क्योंकि इतना तो मैं भी जानता हूँ कि एक शादी के बाद दूसरी शादी गैर कानूनी है। इसीलिए मैंने पहले ही सारा इंतजाम कर लिया था। और अगर तुम्हें लगता है कि अभी तक तुम मेरी पत्नी हो, तो ये गलतफहमी दूर कर लो। आकांक्षा से शादी से पहले तुम्हारे तलाक के कागजों पर मैं साइन कर चुका था। अब 1 मिनट से पहले यहाँ से दफा हो जाओ। रघुबीर की बात पर हर्षिता का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसे यकीन नहीं आया कि रघुबीर उसे ऐसे तलाक दे देगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरी बहन को तुम मेरी जगह नहीं दे सकते। वो पागलपन के अंदाज में चिल्लाते हुए रघुबीर के कॉलर तक पहुंच गई थी। रघुबीर ने उसके हाथ अपने कॉलर से झटक दिए। अपनी हद में रहो, मैं औरत पर हाथ नहीं उठाता, पर तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि तुम्हें धक्के मार कर घर से बाहर निकालूं। रघुबीर के सख्त लहजे पर हर्षिता की आंखें आंसुओं से भर गईं। तुम ये सब इसलिए कह रहे हो ना क्योंकि मैं 2 साल से घर से गायब रही, वरना तो तुम मुझसे ही मोहब्बत करते थे ना? फिर वो मोहब्बत क्या हुई रघुबीर? वो तड़पते हुए पूछ रही थी। भाड़ में गई मोहब्बत, मेरे लिए इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं। इतना कहते ही रघुबीर वापस पलट गया। क्या मुझे माफ़ नहीं कर सकते? एक आखिरी कोशिश आंसुओं के साथ की गई थी। माफ़ी गलती की होती है, गुनाह की नहीं। वो इतना कहकर सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया, जबकि हर्षिता वहीं फूट फूट कर रो पड़ी। घर चलो हर्षिता, नीरज जी ने आखिर दिल बड़ा करते हुए हर्षिता से कहा। उन्हें पता था कि अब वो यहाँ से निकलकर कहाँ जाएगी। उसका कोई दर ठिकाना नहीं था। मजबूरी में उन्हें ही दिल बड़ा करना पड़ा। नहीं, मैं रघुबीर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं जानती हूँ वो आज भी मुझसे प्यार करता है, बस गुस्सा है। जब गुस्सा उतरेगा खुद ब खुद सब ठीक हो जाएगा। वो मुझे अपना भी लेगा। आपको पता है पापा, इंसान गुस्सा उसी पर करता है जिस पर वो अपना हक समझता है। रघुबीर ने गुस्सा करके अपना हक जताया है, तो मेरा भी फर्ज है कि मैं यहीं रहूं। हर्षिता की अजीब दलील पर उन्होंने उसे हैरानी से देखा। लगता है चोट ने अब भी दिमाग पर असर छोड़ा है। नीरज जी बड़बड़ाए। जब तलाक के कागजों पर साइन हो चुके हैं, अब वो किस हक और हैसियत से यहाँ पर रहती? सागर जी ने भी नीरज जी को सवालिया नज़रों से देखा था, तो उन्होंने आंखों ही आंखों में तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा। आकांक्षा अफसोस से उसे देखती हुई रघुबीर के कमरे की ओर बढ़ गई थी। हर्षिता के अंदर आग सुलगने लगी थी। आकांक्षा अंदर आई तो रघुबीर गैलरी में खड़ा सिगरेट पर सिगरेट फूंके जा रहा था। आकांक्षा को न जाने क्यों ये सब बुरा लग रहा था। रघुबीर क्यों सिगरेट पी रहा था? क्या हर्षिता दीदी से वो इतना प्यार करते हैं कि उनकी याद में सिगरेट पी रहे हैं? आकांक्षा के दिमाग ने ताने बाने बुनने शुरू कर दिए। पलटकर एक नज़र गैलरी में खड़े रघुबीर पर डाली, जो बहुत खामोशी से तारों भरे आसमान को देख रहा था। आकांक्षा ने खुद पर काफ़ी देर जब्त किया, फिर उठती हुई गैलरी की तरफ आते एक पल में रघुबीर के हाथ से सिगरेट लेकर दूर फेंक दी। रघुबीर ने चौंक कर उस कमसिन हसीना को देखा था, जो कितने हक से उससे सिगरेट छीन चुकी थी। आपको अगर टेंशन है तो उस टेंशन का हल सोचिए, ना कि सिगरेट पी पी कर रातें गुजारे। वो सख्त लहजे में अपनी बात कहती पलटी थी कि रघुबीर ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब कर लिया। क्या चाहती हो तुम? क्यों बार बार मेरे करीब आती हो? मेरे जज्बात भड़काने, आग लगाने आती हो? दूर रहो मुझसे मिसेज आकांक्षा रघुबीर, वरना मेरी आग की लपटें तुम तक पहुंची तो तुम्हारी ये नन्ही सी जान सहन नहीं कर पाएगी। जान से जाओगी। वो उस पर अपनी सांसों की तपिश छोड़ता गंभीर लहजे में बोलते हुए एक झटके से उसे छोड़ता फिर से सिगरेट सुलगाने लगा था और अब लंबे लंबे कश लेने लगा। आकांक्षा ने उसे सिगरेट लेते हुए अपने मुंह की तरफ ले जाना चाही कि रघुबीर एकदम चौंकते हुए उसकी इस हरकत पर गुस्सा होते उससे सिगरेट छीन गया। ये क्या बदतमीजी है? होश में तो हो तुम? रघुबीर के माथे पर बल पड़े। क्यों? आप पी सकते हैं, मैं नहीं पी सकती।
भौहें उठाकर पूछती वो रघुवीर को तप आ गई थी। अच्छा, ये लो पियो। रघुवीर ने सिगरेट उसे थमा दी। आकांक्षा एक पल उस सिगरेट को देखती रही और फिर रघुवीर को देखने लगी। अगले ही पल सिगरेट मुंह से लगाते हुए सांस अंदर की ओर खींचा था, पर उसी वक्त आकांक्षा को जबरदस्त खांसी शुरू हो गई। उसे सांस लेना दूभर हो गया। रघुवीर की तंज भरी नजरें आकांक्षा पर टिकी हुई थीं। खांस खांस कर उसका बुरा हाल हो गया था, यहाँ तक कि अब तो उसकी सांस भी फूलने लगी थी। उसकी हालत देखकर उसे उस पर तरस आया था और अगले ही पल उसकी कमर में हाथ डालकर वो उसे अपनी सांसों से भी करीब ले गया और उसके नरम नाजुक से होठों को अपने दहकते होठों की कैद में लिया था। उसकी सांसों का तालमेल अब आकांक्षा को अपने होठों पर महसूस हो रहा था। तो उसकी लाल आंखों ने पल भर में ही रघुवीर के चेहरे का चक्कर लगाया, जो बिना पलक झपके उसे ही देख रहा था और अपनी सांसें दे रहा था। आकांक्षा अपने होठों पर उसके होठों का स्पर्श पाकर जी जान से कांपी थी। कौन सी खांसी, कहाँ की खांसी, वो सब कुछ भूल चुकी थी। याद था तो सामने वाले का नरम गरम स्पर्श, जो आकांक्षा के सामान्य होते ही अचानक से तीव्र हो गया था। आकांक्षा ने उसकी शर्ट दोनों मुट्ठियों में दबाते हुए उस तीव्रता को बमुश्किल सहा था। नीचे बगीचे से गुजरती हुई हर्षिता ने यह नज़ारा देखकर अपने अंदर भूचाल महसूस किया। वे दोनों इतनी जल्दी एक रात में कैसे एक दूसरे के करीब आ गए थे। हर्षिता के तो पैर ही लड़खड़ा गए। कितना पैशनेट किस कर रहा था रघुवीर उसे। ये भी ध्यान नहीं दिया कि वे इस वक्त कमरे में नहीं, गैलरी में खड़े हैं। सभी की नज़रें न सही, घर वालों की नज़र तो उस पर पड़ ही सकती थी। आकांक्षा थोड़ा पीछे हटने लगी, लेकिन रघुवीर ने उसकी कोशिश नाकाम कर दी और आकांक्षा ने गहरी सांस लेते हुए अपना सिर उसके सीने पर टिका दिया। रघुवीर के चेहरे को धीमी मुस्कान ने छुआ था। इस तपते सहरा को ठंडा करना आकांक्षा के हाथ में ही था। उसके चारों ओर अनायास अपनी बाहों का घेरा बनाते हुए वो आंखें बंद कर गया, जबकि हर्षिता गुस्से से वहां से निकल गई। अब वो किसी दूसरे तरीके से बड़ा प्लान बनाकर दोनों को अलग करना चाहती थी, लेकिन ये नहीं जानती थी जब मिलाने वाला हर मोड़ पर साथ हो तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आकांक्षा ने अपना ड्रेस बदला और बिस्तर की ओर कदम बढ़ाए। उसे अब रघुवीर से डर लगने लगा था। जिस तरह वो उसके होठों से चिपका था, उसे डर था कहीं वो पूरा का पूरा चिपक न जाए। और आज तो वो बेड पर ही लेटा था। आकांक्षा ने अपने कदम कौच की ओर बढ़ाए। बेड पर आओ आकांक्षा, बिना उसकी ओर देखे उसने उसे बुलाया। आकांक्षा अचानक घबराकर चौंकी थी। नहीं, मैं कौच पर ही। एक बार की कही बात तुम्हें सुनाई नहीं देती? समझ नहीं आती? यहाँ आओ बेड पर। इस बार वो थोड़ा गुस्से में बोला तो आकांक्षा ने उंगलियां मरोड़ते हुए बिस्तर की ओर रुख किया और एक तरफ पड़े बिस्तर पर टिक गई। सो जाओ, माथे पर हाथ रखकर धीरे से कहा। वो झट से लेट गई, लेकिन हर 2 मिनट बाद पलटकर वो रघुवीर को देखती। क्या सच में वो सो रहा है? आकांक्षा, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? न तुम सो रही हो और न तुम मुझे सोने दे रही हो। कल तो बहुत बहादुर बन रही थी कि हम एक ही बेड शेयर कर सकते हैं, तो अब क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, अगर तुम 2 मिनट में नहीं सोई तो मेरा वो रूप देखोगी कि मुझसे पनाह मांगोगी। गंभीर आवाज में कहते हुए वो उसे डरा गया था। लाइट्स ऑफ की तो आकांक्षा ने सिहर कर उसे देखा। उसके डर को देखते हुए रघुवीर ने साइड लैंप जलाया। रघुवीर ने भी उसकी तरफ करवट ली थी। सो जाओ आकांक्षा, मेरे साथ साथ अपने लिए भी मुश्किलें खड़ी मत करो यार, अभी तुम बहुत छोटी हो। वो धीमे लहजे में फुसफुसा रहा था। उसकी बात आकांक्षा को बहुत बुरी लगी थी। 18 साल की थी, 19वीं साल में भी लग चुकी थी। तो वो क्या चाहता था कि वो 50 साल की होती? नहीं आकांक्षा, वो हर्षिता दीदी की उम्र वाली लड़की से शादी करना चाहते थे, अपने ही जैसी किसी मैच्योर लड़की से। हर्षिता दीदी भी 25 साल की हैं शायद। हाँ, मैं छोटी तो नहीं, लेकिन उनसे काफ़ी छोटी हूँ। और फिर रघु जी से पूरे 11 साल छोटी, तो शायद इसीलिए वो मुझे छोटा समझ रहे हैं। वो अपने दिमाग में खुद ही ताने बाने बुनने लगी, लेकिन आंखें बंद करना नहीं भूली। लेकिन जिस तरह उसने कसकर आंखें बंद की थीं, रघुवीर के होठों ने एक मुस्कान को छुआ था और उसने भी अपनी आंखें बंद कर लीं। आज उसके बेचैन दिल को कुछ सुकून मिला था जो आकांक्षा के होठों ने दिया था। अभी कुछ ही देर बीती थी कि दोनों की आंख लग गई। दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। रघुवीर की तुरंत आंख खुल गई। उसने आकांक्षा को अपनी बाह पर सिर रखे सोते देखा। थोड़ा सा उसका सिर पीछे हटाकर तकिए पर रखा और तुरंत उठकर दरवाजा खोल दिया। उसका दिमाग अब भी नींद में था। दरवाजा खोलते ही सामने हर्षिता थी, जो सीधे उसके सीने से टकरा गई। रघुवीर, रघुवीर, मुझे डर लग रहा है, वहाँ कमरे में कोई है। वो आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए बोली थी, जबकि उसका अधकुला वजूद देखकर
रघुबीर ने होंठ सिकुड़ते हुए उसे खुद से दूर झटक दिया, जैसे वो कोई अछूत हो। रघुबीर, हर्षिता मुश्किल से खुद को संभालते हैरानी से उसे देखने लगी। क्या रघुबीर? रघुबीर, तुम्हें कोई पागल दिखाई देता है क्या, जो तुम्हारे नीच हथकंडों में आ जाएगा? अपनी औकात में रहो, बल्कि अपने घर चली जाओ, वो ज़्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए। तुम्हारा वजूद इस घर में बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल काम है। रघुबीर उसे तिरस्कार से देखते हुए बोल रहा था। इतने में आकांक्षा की आंख खुल गई। दरवाजे में खड़े रघुबीर को देखती वो उसकी तरफ आई थी। तुम सिर्फ मेरे हो रघुबीर, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। हर्षिता बेइच्छा ही रघुबीर के करीब होते हुए उसके सीने से लगी थी और फिर अचानक ही उसके शर्टलेस सीने पर अपने होंठ रख दिए। उसका दिल शिद्दत से चाह रहा था कि रघुबीर उसे भी वैसे ही डीप किस करे जैसे वो आकांक्षा को कर रहा था। उसकी इस हरकत पर रघुबीर का गुस्सा बहुत बढ़ गया था। झटके से उसे पीछे किया। अभी वो कुछ कहता कि आकांक्षा को अपने पास खड़ा देख वो चौंका था, जिसकी आंखों में दर्द और आंसू थे। रघुबीर को उसकी सुनहरी आंखें आंसुओं से भीगी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो हर्षिता को भुलाकर आकांक्षा की ओर मुड़ा था। आकांक्षा, अंदर चलो, वो उसका आक्रामक अंदाज देखता उससे बोलने लगा, जबकि आकांक्षा ने रघुबीर की बात नहीं सुनी थी और 2 कदम आगे बढ़कर हर्षिता के सामने आकर खड़ी हो गई। हर्षिता कुछ कहती इतनी ही देर में हर्षिता के गाल पर एक थप्पड़ लग चुका था। हर्षिता ने गाल पर हाथ रखकर हैरानी से अपनी छोटी बहन को देखा। शर्म नहीं आती आपको? क्यों आई हो यहाँ? आकांक्षा गुस्से से चिल्लाई। ये मेरी जगह है आकांक्षा, तुम आई हो बीच में। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। अपनी बहन के पति पर डाका डालते। हर्षिता भी गुस्से से पागल हुई। पति? आकांक्षा ने तंज कसा। आप भूल रही हैं, रघुबीर ने आपको तलाक दे दिया है, तो बेहतर होगा आप यहाँ से अब इज्जत के साथ चली जाएं। आकांक्षा का अंदाज ही निराला था, जिसे देखकर रघुबीर भी हैरान हुआ था, लेकिन खुश भी था। मैं कहीं नहीं जाऊंगी आकांक्षा, जाना तो तुम्हें पड़ेगा। रघुबीर कल भी मेरा था, आज भी मेरा है और हमेशा मेरा रहेगा, समझी तुम? हर्षिता गुस्से से फुनकारी थी। आकांक्षा ने उसे जवाब देने की बजाय मुड़कर रघुबीर को देखा, जो उसे ही देख रहा था। आकांक्षा ने आगे बढ़कर रघु के होठों को अपने होठों की पकड़ में लिया और उन पर अपना सारा गुस्सा निकालने लगी। उसकी इतनी हिम्मत पर हर्षिता ने हक्का बक्का उसे देखा, जबकि रघु को तो अपना दिल पसलियां तोड़कर बाहर आता महसूस हुआ। वो इस कदर गुस्से से उसके होठों पर जोर डाल रही थी कि अपने दांतों से 2 बार काट भी चुकी थी, लेकिन रघुबीर ने एक बार भी उसे खुद से दूर नहीं किया था और ये बात हर्षिता को जला गई। रघुबीर ने आंखें मूंदे उसकी तीव्रता को सहा था, एक बार भी उसकी कार्रवाई में साथ नहीं दिया। जानता था उसकी तीव्रता पर वो सहन नहीं कर पाएगी और पीछे हट जाएगी, और यही तो रघुबीर अब नहीं चाहता था। उसके जवान जज्बे मुंहजोर हो रहे थे और उनमें आकांक्षा की हरकत ने जलती पर तेल का काम किया था। अगर उसने उसका साथ नहीं दिया तो रोका भी नहीं था। हर्षिता वहीं खड़ी रह गई, जबकि आकांक्षा रघुबीर के होठों से चिपकी दरवाजा उसके मुंह पर जोर से बंद करती चली गई थी। हर्षिता जले बिल्ली की पैर की तरह वहां से अपने कमरे की ओर बढ़ गई थी। अंदर आते ही आकांक्षा ने अपनी पकड़ से रघुबीर को आजाद करना चाहा, लेकिन अब रघुबीर का इरादा बदल चुका था। उसने हाथ उसकी कलाई में डालकर उसे अपने सीने में जोर से दबा लिया। क्या हरकत थी ये? अपने गीले होठों की तरफ इशारा करते हुए पूछा, जिन पर उसने वाइट भी कर रखी थी, और अब हल्की हल्की छलकती खून की बूंद की तरफ रघुबीर ने इशारा किया था। छोड़ो मुझे, आपको शर्म नहीं आई? उसने आपको चूमा और आप चुपचाप खड़े रहे। बहुत तलब हो रही है ना आपको? बहुत जज्बात मचल रहे हैं, तो आपकी पत्नी मैं हूँ। यहाँ अपने जज्बातों को सुकून पहुँचाओ मुझसे, लेकिन किसी और औरत की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो जान से मार डालूंगी आपको। आकांक्षा गुस्से से उसके गले तक पहुँच चुकी थी। रघुबीर बिना पलक झपकाए उसके शब्द सुनकर गहरा हैरान हुआ था। वो उसे ऑफर कर रही थी, रघुबीर सिंह को। उसे लगता था कि वो एक कमज़ोर इंसान है जो किसी के साथ भी। रघुबीर ने मुश्किल से अपने अंदर उठ रहे जज्बातों को काबू किया और बहुत आराम से अपना कॉलर आकांक्षा के हाथों से छुड़ाया, जिसे उसने अगले ही पल फिर पकड़ लिया। दोनों की नजरें मिलीं। एक की आंखों में आंसू और दर्द था, जबकि दूसरे की आंखों में चेतावनी। आप मुझे पीछे नहीं हटा सकते रघुबीर, मेरा हक है आप पर। वो हर एक शब्द पर जोर देकर बोली। ये हक जताना तुम्हें महंगा पड़ सकता है आकांक्षा, गंभीर लहजे में कहता वो आकांक्षा का दिल धड़का गया। आकांक्षा की पकड़ अपने आप ढीली हो गई थी। रघुबीर ने उसके हाथ अपनी पकड़ में लेते हुए अपने गले के चारों ओर लपेट दिए।
अपने हाथों को उसकी नाजुक कमर पर रखते हुए वो उसे थोड़ा ऊपर की ओर उठाकर अपने चेहरे के सामने लाया और आकांक्षा का सारा खून उसके चेहरे पर सिमट कर आ चुका था। मेरी तलब पूरी करने की ताकत है तुम में? वो उसकी नाक से नाक रगड़ता, आंखों में नशा लिए पूछता उसकी बोलती बंद कर गया। वो तो भावनाओं में आकर डायलॉग बाजी कर रही थी, लेकिन रघुबीर तो सच में भावनाओं में आ गया था। उसका अंदाज देखकर आकांक्षा को खतरे की घंटी सुनाई दी। वो पीछे हटना चाही, लेकिन रघुबीर की पकड़ से खुद को छुड़ा न सकी। रघुबीर ने उसे कमर से पकड़कर खींचा और अपने सीने से लगा लिया। उसकी धड़कनों का शोर वो अपने सीने में महसूस कर रहा था। बहुत शोर मचा रही हैं ये धड़कनें, क्यों ना इनका शोर बहुत करीब से सुना जाए। वो अचानक उसे अपनी बाहों में भरकर बिस्तर पर ले आया। उसका बदलता अंदाज आकांक्षा की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ा गया। वो चाह कर भी रघुबीर को पीछे नहीं हटा सकी, क्योंकि उसे उकसाने वाली वही थी। रघुबीर उस पर घटा बनकर छा गया। उसकी हल्की हल्की मजाक को भी ध्यान में नहीं लाता हुआ उस पर छाता चला गया। रात पल पल बीतती जा रही थी। रघुबीर ने आकांक्षा की चाहत पर पूरी शिद्दत से अपना हक लिया था। अपने होठों से उसकी सिसकियों का गला घोंटते उसमें खोता हुआ खुद को भी खो चुका था। आखिर मामला क्या है? क्यों फ़ोन कर रही हो बार बार? एक बच्ची नहीं संभाली जा रही तुम लोगों से? हर्षिता गुस्से से तिलमिलाकर बोली। दरवाजे के पास से गुजरते सागर जी ने उसकी बात सुन ली। वे वॉक पर निकले थे। अब लौटे तो हर्षिता की बात सुनकर बुरी तरह हैरान हुए। बच्ची? कौन सी बच्ची? वो हैरान थे। अगर बुखार है तो डॉक्टर के पास लेकर जाओ, मुझे क्यों फ़ोन करके तंग कर रही हो? आगे कुछ कहा गया जिस पर हर्षिता घबराई थी। मैं माँ हूँ, जानती हूँ, लेकिन मुझे उस बच्ची से नफरत है। वो नाजायज औलाद है। उसके इन शब्दों पर सागर जी का शरीर कांप उठा था। मरती है तो मर जाए, जान छूटेगी मेरी उस गंध से, हर्षिता ने गुस्से से कहते कॉल काट दी। अपने पीछे सागर जी को खड़ा देखकर वो बुरी तरह चौंकी। तुम इस कदर गिर जाओगी हर्षिता, मुझे अंदाजा नहीं था। तुमने रात के अंधेरे में एक आदमी के साथ भागकर अपना मुंह काला किया और फिर एक बच्ची को जन्म देकर उसे गंद कह रही हो। उस मासूम को तुमने न जाने किन लोगों के हवाले कर दिया है। तुम्हारे सीने में दिल है या पत्थर? वो इस दुनिया में लाई गई है तो सिर्फ तुम्हारी गलती है, ना कि उस मासूम की। गलत काम करके उसे दुनिया में लाने के बाद अब तुम उसे गंद कह रही हो, जबकि गंद तो तुम हो। तुम्हें अगर नीरज उठाकर न लाता उस गंदगी के ढेर से तो आज शायद तुम भी परिवार की न होती। पर कहते हैं ना, खून खून पर ही जाता है। तुम खुद नाजायज थी। कोई तुम्हें पैदा करते ही फेंक गया था और तुमने भी अपनी परवरिश आग में झोंककर अपने काम को ऐसे दोहराया जैसे इतिहास दोहराता है। तुम्हारे लिए सिर्फ अफसोस होता है हर्षिता, सच में अफसोस। सागर जी ने उसकी तरफ नफरत से देखा। अंकल मेरी बात सुनिए, ऐसा कुछ नहीं। आपने जो सुना वो सच नहीं है। वो बच्ची मेरी नहीं। हर्षिता फिर से झूठ बोलने लगी। अपनी बकवास बंद करो और मेरे बेटे और बहू के जागने से पहले इस घर से निकल जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी हकीकत सबके सामने खोलूं। आउट फ्रॉम माई हाउस राइट नाउ। वो गुस्से से दहाड़ते खुले दरवाजे से बाहर निकलते चले गए। हर्षिता अपने बाल नोचती वहीं ढहकर गिर पड़ी। सब कुछ उसके हाथ से रेत की तरह फिसल गया था। अब सिवाय पछतावे के कुछ भी नहीं बचा था। कसमसाते हुए आकांक्षा ने आंखें खोली तो अपने बहुत ही करीब सोए रघुबीर को एक भरपूर निगाह से देखा। उसके चेहरे को मुस्कान ने छुआ था। रघुबीर की संगत ने उसे पूरा कर दिया था। उसके दिए हुए वो खूबसूरत पल याद आते ही उसका अंग अंग फिर से महकने लगा था। चेहरे पर गुलाबी रंग सा बिखर गया था। आगे की तरफ बढ़ते हुए उसने रघुबीर के गाल पर अपने होंठ रख दिए और ये सब बेकाबू में हुआ था। आकांक्षा को खुद भी पता नहीं चला था। नर्म गुदाज होंठों का स्पर्श पाते ही रघुबीर की आंखें पलक झपकते खुली थीं। आकांक्षा के चेहरे से मुस्कान पल भर में उड़नछू हो गई। इससे पहले कि वो उठकर भागती, रघुबीर ने उसे कमर से पकड़कर अपनी धड़कनों से भी ज़्यादा करीब कर लिया। रघुबीर की वाइट शर्ट में थी वो। उसके ऊपरी 2 बटन खुलकर उसकी खूबसूरती को उभार रहे थे और रघुबीर की नज़रें उसके शरीर के उन खूबसूरत उतार चढ़ाव पर थीं। यू आर सो ब्यूटीफुल। वो उसकी कमर पर उंगलियों का दबाव बढ़ाता गंभीर लहजे में बोला था। वो मुझे बाथरूम जाना है। आकांक्षा ने कोई राह फरार न पाते मुनमुनाते हुए कहा। मुझे भी। चलो साथ में शावर लेते हैं। वो शर्टलेस था क्योंकि उसकी शर्ट तो आकांक्षा के बदन पर थी। उसका सख्त चट्टानी सीना देखते आकांक्षा ने फौरन घबराकर नजरें झुका लीं। क्या हुआ? इतनी खूबसूरत रात के बाद जब सब कुछ ही देख चुका हूँ तो अब मेरी जान शर्मा क्यों रही हो? अब तो शर्म के पर्दे उतार कर फेंकने चाहिए। वह उठाते शरारत से कहा। मैं बेशर्म नहीं, जाओ शर्ट पहनो। आकांक्षा ने नाराजगी से कहा।
तो रघुवीर ने उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। मेरी शर्ट तो मेरी जान के शरीर पर है, एक बार इसे उतारी तो एक अलग ही सीन देखने को मिलेगा और मुझे पूरी उम्मीद है खुद को बहकने से रोक नहीं पाऊंगा, जो अभी मेरी जान अफोर्ड नहीं कर सकती। रघुवीर ने उसके गाल पर हल्की सी बात काटते मोहब्बत से चूर लहजे में कहा, आप मुझे बार्ड्स क्यों करते हैं? इतने शार्प टीथ हैं आपके। वो नाराज़गी से बोली, तुमसे कम है यार। कल जो तुमने मेरे होंठों पर जख्म दिया वो होंठों से सीधा दिल पर जा लगा। गंभीर लहजे में कहता वो उसके होंठों के साथ अपने होंठों को छूने लगा। आप कितने जुनूनी हैं रघुवीर। आकांक्षा ने शर्माते हुए अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। अभी तो सिर्फ एक रात बीती है और तुम मुझे जुनूनी कह रही हो। अभी तो पूरी जिंदगी तुम्हें इस जुनून को सहना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले हम साथ में शावर लेंगे। वो उसे अपनी बाहों में भर गया। सिर्फ एक शर्ट में वो खिलता गुलाब बनकर उसके सीने में खुद को छुपा गई। बाथटब में पानी पूरी तरह भरा हुआ देखकर और उसमें गुलाब की पंखुड़ियां देखती आकांक्षा पूरी तरह कांपी थी। उसे रघुवीर के इरादे नेक नहीं लगे। पूरी रात वो अपने जुनून से उसकी जान हिलाकर रख चुका था और अब फिर से आकांक्षा को अपनी जान जाती महसूस हुई। रघुवीर उसे लेकर सीधे बाथटब में उतरा था। ये सब कब किया? आकांक्षा हैरान हो रही थी। जब तुम सोई हुई थी। मुझे सुबह सुबह वॉक पर जाने की आदत है और सोते हुए मैं बगीचे से ये गुलाब के फूल लेकर आया था। बाथटब से टिका हुआ वो खुद को हर पर्दे से आज़ाद करते हुए आकांक्षा को अपने और भी करीब करता उसके होंठों पर फोकस करने लगा। आप कब जागे? मुझे तो पता ही नहीं चला। बुरी तरह घबराए हुए अंदाज में सवाल आया। मैं सोया ही कब था कि जागूं? वो उसकी नाक के साथ नाक जोड़ता उसकी इकलौती शर्ट भी उसके तन से अलग कर गया। आपने कहा था हम शावर लेने आए हैं और अब आप? आकांक्षा शर्माते हुए उसके सीने में छुप रही थी। हाँ, लेंगे ना। बाथटब रोमांस के बाद लेंगे शावर। आज खुलकर तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी जान मुझे सह सकती है। अपनी बात कहते हुए वो उसके होंठों पर जोर से झुका और उसे कुछ भी कहने का मौका दिए बिना अपनी पहुंच में ले चुका था। इस बार वो सच में जुनून दिखा रहा था, आकांक्षा की जान निकाल रहा था। प्लीज पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे यहाँ से मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊँगी? वो रोते हुए बोली। जहाँ 2 साल से रह रही थी वहीं चली जाओ। तुम जैसी गंध से हम कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। नीरज जी के शब्द उसके चारों ओर गूंज रहे थे। वो बेध्यान होकर सड़क पर दौड़ी चली जा रही थी कि अचानक एक कार ने उसे जोर की टक्कर मारी थी और वो उछलती हुई दूर जाकर गिरी। उसके सिर और माथे से खून बहने लगा। उसने आखिरी 2 हिचकियाँ ली। गंध का ढेर, यही शब्द उसके होठों पर थे अपने लिए, और फिर उसकी आंखें बंद हो गई थीं। पापा, आपको उसे अंकल जी के घर भेजना था, रघुवीर चिंता से बोला। वहीं भेजा था, लेकिन तुम्हारे अंकल ने भी उसे घर से निकाल दिया। वो इस काबिल नहीं थी बेटा कि उसके साथ कोई भी रिश्ता रखा जाता। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों की हंसती खिलखिलाती दुनिया को उसकी गंदी नज़र लगे। वो मुंह फेर कर बोले थे। पापा, आपको अपने भगवान पर भरोसा होना चाहिए। रघुवीर, तुम उसकी तरफदारी ना करो तो बेहतर है। तुम कुछ नहीं जानते वो कितनी बड़ी झूठी है। उसने क्या किया है तुम जान जाओ तो? सब जानता हूँ पापा, अब से नहीं, पिछले 1 साल से। रघुवीर ने जैसे उन पर बम गिराया था। पास खड़ी आकांक्षा ने भी हैरानी से उसे देखा था। वो अस्पताल में थी, अपनी बच्ची को जन्म देते हुए वो कितनी तकलीफ सह रही थी मैंने देखा था, लेकिन वो फिर भी नहीं बदली। वो कहाँ रह रही थी सब जानता था। उसे अपनाना होता तो कब का अपना चुका होता पापा, लेकिन वो इस काबिल नहीं थी कि उसे अपनाता। मैं उसी दिन तलाक के कागज बनवा लिए थे, लेकिन साइन नहीं कर सका, पर आकांक्षा से शादी से पहले साइन कर दिए थे। एक नज़र आकांक्षा पर डाली जो हैरानी से उसे सुन रही थी। मैंने आकांक्षा को पूरे दिल से अपनाया है पापा, और आपका बेटा मजबूत इरादों का मालिक है। कोई भी हर्षिता जैसी लड़की आपके बेटे को तोड़ नहीं सकती। रघुवीर के पक्के लहजे पर सागर जी ने बेटे को सीने से लगा लिया। उन्हें अपने बेटे के संस्कारी और मजबूत होने पर गर्व था। आकांक्षा की आंखों में आंसू बहने लगे। सागर जी ने उसे भी अपने सीने से लगा लिया। बस बेटा, बस, रोना नहीं। जो गुजर गया उसे भूल जाओ, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरती से आगे बढ़ाओ। सागर जी के नंबर पर कॉल आने लगी तो वो कॉल रिसीव करने के लिए बाहर निकल गए। ये सुनो, इधर आओ। रघुवीर ने एक सिंगल सोफे पर विराजमान होते हुए हाथ के इशारे से आकांक्षा को अपने पास बुलाया। वो खफा होकर उसे देखती उसके पास जाकर खड़ी हुई। उसने 1 साल तक उससे सब कुछ छुपाया था। रघुवीर ने उसे खींचकर अपनी गोद में बिठाया। मेरी जान नाराज है?
पकड़ते हुए वो अपनी तरफ मोड़ते उसके गाल पर हाथ की हथेली फिराते हुए गंभीर लहजे में बोला, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। लेकिन उसमें कोई ख़ास बात नहीं थी जो बताता, और वैसे भी जिन लोगों की मेरी ज़िंदगी में कोई हैसियत नहीं होती मैं उनके बारे में सोचता भी नहीं। उसके गालों पर अपने होठों की ट्रेसिंग करता वो उसे चढ़ाने पर मजबूर कर गया। रघुवीर, ये रूम नहीं है। वो उसकी बेबाक तबीयत से एक ही रात में अच्छी तरह वाकिफ़ हो गई थी। अच्छा, तो मेरी जान को रूम में जाना है, चलो फिर। रघुवीर ने तुरंत उसे गोद में उठा लिया तो आकांक्षा घबराकर उसे देखने लगी। वो इतना रोमांटिक होगा, आकांक्षा को क्या पता था। खड़े होने की जगह दी, बैठने की बजाय वो तो पूरी तरह लेट ही गया। रघुवीर उसे कमरे में लाते हुए दरवाज़ा अंदर से लॉक कर गया। उसे पता था अपनी जान को कैसे काबू में करना है। तेरे मिलने से जैसे हर अधूरापन पूरा हो गया। दिल जो खाली था बरसों से वो तेरा होकर जगा। तेरी हंसी में सुकून है, तेरी बातों में बहारें हैं। तू पास आया तो जैसे दिल की सब दीवारें हटीं। तेरे बिना जो अधूरा था आज वो मुकम्मल हुआ। इश्क अब ख्वाब नहीं, हकीकत का सिलसिला हुआ। तेरे लम्हों में मैं खुद को भूल जाया करता हूँ। तेरी आंखों में मैं अपना घर पाया करता हूँ। अब न कोई फिक्र है, न कोई दूरी का डर है। तू साथ है तो हर मौसम लगे प्यार से भरा। सागर जी के नंबर पर नीरज जी का कॉल आया था, क्योंकि हर्षिता की बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मीना बाई ने उन्हें अस्पताल में बुलाया था। जो कुछ भी हुआ था उस बच्ची का इसमें कोई कसूर नहीं था और वो दिल बड़ा करते हुए अस्पताल पहुंचे थे। उनका इरादा था वो बच्ची को अपने साथ लेकर आएंगे और रघुवीर और आकांक्षा की गोद में डाल देंगे। उन्हें पूरा यकीन था कि दोनों उनकी बात से इनकार नहीं करेंगे और बच्ची को अपना लेंगे। लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचे बच्ची की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी थी और उनके जाने के 5 मिनट बाद ही वो बच्ची भी इस दुनिया से चली गई। उनकी आंखों से आंसू टूट कर गिरे थे। जो कुछ भी हुआ था सही नहीं हुआ था। उन्होंने उस मासूम के वजूद को अपने सीने से लगा लिया और उसे लेकर अपने घर आए थे। पूरे रस्मों रिवाजों के साथ उसका अंतिम संस्कार किया था। रघुवीर, आकांक्षा और सागर जी भी नीरज जी के साथ थे। सब लोगों को ही हर्षिता और उस बच्ची की मौत का गम था, लेकिन हर्षिता ने अपने किए की सजा पाई थी और साथ में वो मासूम बच्ची भी हर्षिता के गुनाहों की भेंट चढ़ चुकी थी। धीरे धीरे जिंदगी रूटीन पर आने लगी थी। रघुवीर और आकांक्षा अब अपनी जिंदगी में पूरी तरह मगन हो चुके थे, एक दूसरे के प्यार में डूब चुके थे। हर किसी ने हर्षिता को अपने दिल से निकाल दिया था, क्योंकि जो कुछ उसने किया वो माफ़ी के लायक नहीं था। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।